Hello everyone, welcome to the Tap. My name is Niharika Walia Bhatnagar and this is our संकल्प सीरीज जहाँ पर हम पढ़ रहे हैं द टॉपिक ऑफ जीएसटी. दिस इज आवर लेक्चर नंबर 21. आई होप ये सेशन आपके लिए इम्पोर्टेंट रहे भी और ये रहे भी फॉर द फैक्ट दैट जीएसटी आपके ना एग्जामिनेशन में अब इस बार केस स्टडी फॉर्मेट पर भी आ चुका है और साथ ही साथ ये इसकी एप्लीकेबिलिटी में रिसेंटली अगर आपने सुना हो तो आफ्टर 22 इसमें मेजर चेंजेस आने वाले हैं. द रेट्स आर चेंजिंग, ऑल दोज थिंग्स आर हैपनिंग. सो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है फॉर एवरीबडी टू अंडरस्टैंड नॉट ओनली फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ एग्जामिनेशन बट ऑल्सो फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ योर प्रैक्टिकल लाइफ. नाउ अलॉन्ग विद दिस एवरीवन, अगर आप जेबी की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपको ना प्रिपरेशन शुरू करते हुए कई बार एक ब्रेक थ्रू चाहिए होता है. क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, कुछ पता तो है नहीं. तो आप क्या कर सकते हैं, आप हमारी वेबसाइट पर जा सकते हैं या डिस्क्रिप्शन में एक लिंक गिवन है, उसमें ना आपको हमारी बुकलेट मिल जाती है. उस बुकलेट के अंदर एक तो हम आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस विद आंसर्स विद एक्सप्लेनेशन दे रहे हैं. सेकेंडली हम उसके साथ में आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की लिस्ट दे रहे हैं. थर्डली हम आपको उसके साथ में एक और चीज़ दे रहे हैं, वो है 1200 MCQs एब्सोल्युटली फ्री. अब ये चीज़ें आपको मिल जाएंगी, सिर्फ आपको क्या करना है, डिस्क्रिप्शन में जाकर लिंक पे क्लिक करके यू कैन गेट आवर बुकलेट देयर, जिसके थ्रू आप अपनी पढ़ाई अच्छे से कर पाएंगे. सो प्लीज़ गो हेड एंड चेक इट आउट ऑन आवर वेबसाइट और इन आवर ऐप फॉर फर्दर डिटेल्स. नाउ स्टार्टिंग विद द टॉपिक ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस. अच्छा, डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स में कुछ फर्क होता है क्या? डेफिनेटली होता है. हमने लास्ट सेशन में डायरेक्ट टैक्स के बारे में किया था. डायरेक्ट टैक्स एक ऐसा टैक्स है जो कमाता है उसी पर उसका बोझ है. अब इसका फायदा ये रहता है कि जैसे मैंने सैलरी कमाई, मैंने ही अपनी इनकम टैक्स की रिटर्न फाइल करी, कोई और ना, वो किसी और की जेब से पैसा जा रहा है ना वो कोई और फाइल कर रहा है, वो टेंशन भी किसकी, वो मेरी टेंशन, वो और किसी और की नहीं बनती. सो एक ये चीज आपको स्पेशली देखने को मिलती है इन टर्म्स ऑफ द वर्किंग. जबकि अगर हम इनडायरेक्ट टैक्सेस की बात करते हैं, यहाँ पर वो लगता सेलर्स पर है. ठीक है, जो सेल कर रहा है गुड्स हमको, ये उस पर लगता है, लेकिन वो पैसा किससे लेता है, वो हमसे लेता है. इसीलिए इसको इनडायरेक्ट कहते हैं कि बोझ किसी और का और चुकाता कोई और ही है. राइट. अब यहाँ पर ये अल्टीमेटली आप और मैं पे करते हैं. सो देन सेल्स टैक्स हो गया, ये पहले था, अभी तो खैर ही खत्म हो गए हैं, सिर्फ एक्साइज थोड़ा बहुत रह गया, बिकॉज पेट्रोलियम वगैरह पर चल रहा है. और बाकी जितने भी टैक्सेस चल रहे थे ना मल्टीपल स्टेट्स में और सब कुछ, सब बंद हो गया. सब ज्यूम करके सब एक टैक्स लेकर आए, उसको बोल देना गुड्स एंड सर्विस टैक्स. पहले सर्विस टैक्स अलग था जो सर्विसेज पे लगता था, सेल्स टैक्स लगता था गुड्स के ऊपर, वैट लगता था जैसे पंजाब हरियाणा है, देन वी हैव कुरुक्षेत्र, वी हैव हरियाणा के अंडर है खैर वो, देन महाराष्ट्र हो गया, तमिलनाडु हो गया, हर स्टेट ने अपने अपने इंटरनल टैक्स लगाया हुआ था, उसको वैट बोलते हैं. ठीक है. देन वी हैव सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी, ये प्रोडक्शन पर लगता था. आज भी एक तो चीज जिंदा है, वो है आपका कस्टम ड्यूटी. जब हम इंडिया से बाहर कुछ एक्सपोर्ट करते हैं या इंडिया में कुछ इंपोर्ट करते हैं, उस समय पर ये ड्यूटी लगती है, उसको बोलते हैं कस्टम्स. फिर हमारे पास सरचार्जेस एंड ऑक्ट्रॉय आप देखेंगे. इसके अलावा ना कुछ जगहों पर एक्साइज रह गए, सिर्फ कुछ चीजों पर, और एक कस्टम रह गया, बाकी सब खत्म होते जा रहे हैं. ठीक है. सो दिस इज वेयर इंडिया इंट्रोड्यूस्ड इन 2017. हम वैसे बहुत कोई नए नहीं थे जीएसटी में, बहुत से ऐसे कंट्रीज थे जो ऑलरेडी जीएसटी इंट्रोड्यूस कर चुके थे अपने कंट्री में. सो इंडिया इंट्रोड्यूस इट क्वाइट लेट इन टर्म्स ऑफ द वर्ल्ड, आई वुड से. राइट. तो वहां पर हमने जुलाई 1 2017 से जीएसटी को इंट्रोड्यूस किया था, जिसने बहुत सारे, सारे नहीं लेकिन हाँ बहुत सारे जीएसटी जो इनडायरेक्ट टैक्सेस थे उन्हें खत्म कर दिया. इसकी जो मेन, आप कह सकते हैं इसकी जो मेन ऑर्गेनाइजेशन है ना, वो है सीबीआईसी, यानी सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम्स. इसकी जो मेन बोर्ड है ना, उसका नाम है सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम्स, इसके अंडर ये पड़ता है. नाउ इसको ना एक बार प्रैक्टिकली देखते हैं, इसका प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू देखें तो हमारे पास एक है मिस्टर के ऑफिस से जाते हुए ना बीच में थक गए, उन्होंने बोला मैं जा रहा हूँ स्टारबक्स कॉफी पीने. वो गए स्टारबक्स और वहां पर क्या हुआ, स्टारबक्स में उन्होंने कॉफी पी और टैक्स पे कर दिया. यहाँ पर जैसे ही उन्होंने जीएसटी, जब बिल में देखते हैं ना, हम जब भी चीज खरीदते हैं तो हम उस चीज का प्राइस और जीएसटी दोनों देते हैं, बिल्स देखे ना सबने, तो आप उस पर देखें जीएसटी हमारी जेब से जा रहा है, हम पर बोल देते हैं कि जीएसटी लगा है जी आप पर इतना. इन्होंने खरीदा, और जो स्टारबक्स है उसको ये जीएसटी की अमाउंट किसको देनी है, सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम्स, जिसके अंदर मतलब जीएसटी डिपार्टमेंट को. तो ये कलेक्ट करता है और देता है. मतलब एक तरह से टैक्स इम्पोज इस पर हुआ था, लेकिन इस पैसे का बोझ किस पर आया, बोझ आया अल्टीमेट कंज्यूमर पर. कैन यू सी दैट? इसीलिए हम इसे कहते हैं ये
एक इनडायरेक्ट टैक्स है, ये डायरेक्ट टैक्स नहीं है। अब यहाँ से ये पैसा जाएगा टैक्स डिपार्टमेंट के पास में, दैट इज योर जीएसटी। अब यहाँ पर आपको समझ में आता है कि ये चीज इसीलिए इनडायरेक्ट कहलाती है क्योंकि इसमें बोझ किसी और का और चुकाता कोई और है। राइट, सो दैट्स हाउ वी डिफाइन द गुड्स एंड सर्विस टैक्स। 2017 जुलाई 1 से ये शुरू हुआ था, याद रखिएगा। पहले 3 क्वार्टर, पहले एक क्वार्टर में तो ये था ही नहीं। 2017 के मिड एक तरह से जुलाई से ये शुरू हुआ है। 9 मंथ्स जो उसके लगे, फिर अगली साल से तो ये प्रॉपर लगने लग गया था। इन्होंने 3 महीने दिए थे ट्रांजिशन के लिए, बट अनफॉर्चुनेटली मतलब एक बार जीएसटी आया, जीएसटी के बाद हमने बोझ फेस किया क्योंकि जीएसटी के आने के बाद ही डिमोनेटाइजेशन भी आई, फिर कोविड भी आया, तो इसने इंडिया को बहुत तंग किया इन टर्म्स ऑफ मॉनेटरी एरियाज। नाउ कम्स इसका जो पूरा सिनारियो है टैक्स एप्लीकेशन और कलेक्शन के अंदर, इसमें होता क्या एग्जैक्टली exactly? अब जैसे कहते हैं डायरेक्ट टैक्स जो लगते होते थे, ये लगते थे आपने जो कमाया, आपने जो प्रॉफिट कमाया उसी पर आप ही टैक्स दे रहे हो। गुड्स एंड सर्विस टैक्स में ऐसा नहीं होता है, या फिर इनडायरेक्ट टैक्सेस में ऐसा नहीं होता। अब एक होता है कलेक्शन मेथड, आपकी जेब से ही पैसा निकाल लिया जाएगा, लेकिन उसमें क्या होगा, लगता वो सेलर पर है और सेलर को ऐसे गवर्नमेंट देख रही होती है, हाँ जी सेलर कहाँ है पैसे। सेलर कहता है 1 मिनट, वो मेरे पास आएगा और बोलेगा निहारिका मैम आपने भी कॉफी पीना। मैंने कहा हाँ जी, कहते इसके जीएसटी दो। फिर मैं जीएसटी दूंगी, जमा वो कराएगा, जिम्मेदारी जमा कराने की उसकी है। ठीक है, टैक्स बर्डन किस पर है, वो सच में टैक्स बर्डन तो मेरे पे था, कौन सा उसकी जेब से गया था वो पैसा। तो ये एक सिनेरियो है जहां पर इनडायरेक्ट टैक्सेस डेफिनेटली वेरीज फ्रॉम डायरेक्ट टैक्सेस, बर्डन हम पर आ जाता है। देन टैक्स एवेजन, इसमें ना वैसे चोरी के चांसेस थोड़े कम होते हैं जेन्युइनली, क्योंकि उसका रीजन क्या है कि अब प्रोडक्ट खरीदा है, उसका बिल बन गया है, फिर क्या कर लोगे। तभी इसका मतलब इंडिया है, हम लोग हर ताला जब बनता है तो उसके साथ की एक चोर चाबी पहले तैयार कर लेते हैं। तो देन इसके साथ में क्या होता है कि वी हैव दिस मेथड कि लोग ना फिर कच्चा बिल काटते हैं। मतलब वो गुड्स आपकी वाइट में कहीं दिख ही नहीं रहे, आपने चीज खरीदी और आप आ गए ना, आप पर जीएसटी का पड़ा ना सेलर पर लगा, बस वो उसने इंटरनली वो ब्लैक में पैसा कमा लिया। ये वाली चीज इंडिया में चलती है, बट हाँ इसमें एज कम्पेयर टू डायरेक्ट टैक्स आपको थोड़ा सा फ्रॉड वाला काम कम दिखता है, बिकॉज पिछले कुछ टाइम में जीएसटी डिपार्टमेंट हैज बिकम वेरी स्ट्रिक्ट और बहुत रेड्स वगैरह भी होती है, तो ये चीज़ें होती हैं। करप्शन फ्री तो कौन सा कंट्री होता है, तो वी कैन नॉट से कि ये कम्प्लीटली वो चीज़ कर पाया, बट यस जीएसटी में ट्रांसपेरेंसी ज़्यादा है। की डिफरेंसेस क्या हुए, अच्छा एक ना जिसके लेकर आजकल बहुत बात हो रही है वो है इन्फ्लेशन इफेक्ट। डायरेक्ट टैक्स में पता है क्या होता है, आपने कमाई बढ़ाई आपका टैक्स बढ़ा, उसमें यही चीज होती है। अब जैसे आप लोग अभी देख रहे होगे इस साल से 12.7, इस साल बहुत चेंजेस आए हैं, मतलब आई वुड से दिस इज द फर्स्ट ईयर एज अ पर्सन जो उसने बहुत साल से टैक्स देखा है, जहां पर मेरे को देखा कि एक नॉर्मल कॉमन मैन को लेकर एक थोड़ी सी डेवलपमेंट हमको देखने को मिली है। क्या हुआ है हमारे कंट्री में, अब आ गया है, मोटा मोटा बता रही हूँ, इसकी डिटेल मैंने आपको पिछली क्लास में बताई हुई है कि ₹12.75 लाख तक जो भी कमा रहे हो ना आप, उसके ऊपर इनकम टैक्स जो भी बनेगा वो नहीं लगेगा। तो यहाँ तक आपका जो भी आता है उस पर कोई टैक्स नहीं है, इसके ऊपर जाओगे तो आपका टैक्स लगना शुरू होगा। अब बात ध्यान से सुनिए, इसके ऊपर जाकर टैक्स लगेगा, इसका मतलब जो इससे कम कमा रहे हैं उनके ऊपर कोई टैक्स नहीं है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ये देखता है कमाई बढ़ा रहे हो टैक्स बढ़ा देंगे, लेकिन सोचिए जीएसटी डिपार्टमेंट ये नहीं करता। ये एक रिग्रेसिव टैक्सेशन सिस्टम है जहां पर ये ना जीएसटी जब आया था तो बोला गया था इससे तो भैया इन्फ्लेशन खत्म कर देंगे क्योंकि ये परसेंटेज पर ही टैक्स लगेगा, बट अनफॉर्चुनेटली ऐसा हुआ नहीं। जीएसटी लगने से 5%, 8% ये ना पहले जो आ रहे थे अभी थे वो 0.5, देन 0.5, 12, 18 एंड 28, ये 5 स्लैब आए थे, दैट इज 0.5, 12, 18 एंड 28। आई वॉन्टेड टू लर्न इट एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम, सो आई लर्न इट इन हिंदी काउंटिंग में याद किया। आपकी श्रद्धा है, आप कैसे याद करते हो, बट अब जो आ रहा है, क्योंकि अब आपको मेरे को अमेंडमेंट्स भी बताने हैं ना, तो अमेंडमेंट्स के अकॉर्डिंग अब जो आ रहा है ये कह रहे हैं कि ना अब ये बच जाएगा 0.5 और एक 18 और एक 40%। एक्चुअली ना कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ था कि इंडियन जो जीएसटी है इट कैन गो मैक्सिमम अप टू 40%। पहले नहीं लगता था, लेकिन इस साल से अब ये जो भी शुरू हो चुका है ना, अमेंडमेंट्स में उन्होंने ऐड कर दिया है कि 40% लगेगा। इट्स अ सिन टैक्स, लग्जरी गुड्स एंड सिंस के ऊपर, यानी टोबैको हो गया, ये सारे ना पान एंड उन सब के ऊपर आ गया है आपका 40%, टोबैको वाली चीज़ों पे बेसिकली। देन सिगरेट्स वगैरह पे तो अब ये वाली चीज़ आपको देखने को मिल जाएगी कि उन पर 40% चला गया। और बहुत सी चीज़ों पे इन्होंने 0% भी कर दिया। फॉर एग्जाम्पल पहले हमको ना हेल्थ इंश्योरेंसेस वगैरह महंगी पड़ती थी, अब उस पर वो 0% कर दिया है।
बट पहले बता रही हूँ, इसको ध्यान से पढ़ेंगे ना आपको पता चलेगा कि इंश्योरेंस कंपनीज में भी आपको पता नहीं है, क्या पता घूम फिर कर वहीं पर अपना इंश्योरेंस वाला पोर्शन पहुंच जाए, जहाँ से हमको उम्मीद है कि जीएसटी कटेगा तो हमारे लिए सस्ती हो जाएंगी। लेकिन गाड़ियाँ सस्ती हो रही हैं और कई चीज़ें हैं जिनके ऊपर पॉजिटिव इम्पैक्ट भी है, बट दिस इज अंडर जीएसटी 2.0। ठीक है, अब ये आ रहा है, तो ये अपना इन्फ्लेशन इफेक्ट है। इन्फ्लेशन आती है, इनडायरेक्ट टैक्सेस कहते हैं कि उनके इन्फ्लेशन नहीं आती, क्लेम किया जाता है जब इसको इंट्रोड्यूस किया गया था कि इससे इन्फ्लेशन कम होएगी, क्योंकि बहुत से अलग 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 टैक्स पे टैक्स लग रहे थे, ये सब बंद हो जाएगा। टैक्स पर टैक्स लगने तो बंद हुए, लेकिन ये सच है कि अब आप ये सोचिए, कोई मान लीजिए, एक बेसिक चीज मान लेते हैं, एग्जाम नॉट गेटिंग इनटू द लॉ देयर फर्दर। कोई एक कमोडिटी है, मैंने खरीदी, वो कमोडिटी का प्राइस था 1000 रुपीज। ठीक है, मैंने वो चीज़ 1000 रुपीज की खरीदी। वही कोई है जो जिसके लिए ना वो खरीदनी ज़रूरी है, मेरे लिए तो मेरे को तो चाहिए थी, मैंने खरीद ली, लेकिन किसी की पर्सन के लिए जिसके पास ऑलरेडी पॉकेट बहुत टाइट है, उसको भी वो चीज़ खरीदनी है। अब वो पर्सन जिसकी जेब में ऑलरेडी पैसा नहीं है, वो भी इस पर 18% दे रहा है, उसको भी 18% देना है, मेरे को भी 18% देना है। मेरी जेब में पैसे थे तो मैंने तो 180 रुपये देकर मैं बस घर आकर बोलूंगी, पता है, आई बॉट समथिंग फॉर 1000 एंड आई गेव 18% टैक्स ओवर इट। क्या मतलब है, मैं आकर सिर्फ 1180 बोलकर खत्म करूंगी। लेकिन वो सोचिए जिसकी जेब में ऑलरेडी शायद 1000 रुपये था, फिर अब उसने कहीं और से पैसे इकट्ठे किए, फिर वो कहता मेरे को चीज चाहिए थी, मजबूरी है मेरी। अब उस पर्सन के लिए ये 1180 ये चुभा होगा, क्योंकि उसको ये 180 रुपीज जो है ना, ये उसकी पॉकेट तो काट ही गए। ये एक नुकसान होता है आपके रिग्रेसिव टैक्सेशन का, कि ऑलरेडी जिसके पास जेब में कुछ नहीं होता, अब आप और मैं, हमारे पास में अगर फोन्स हैं तो हमको ना, ठीक है, हमें टैक्स देना पड़ा जीएसटी का, हम दे देते हैं। हम लोग जब फोन भी बाय करने जाएंगे तो ये नहीं कि 10,000 का 12,000 का फोन बाय कर रहे हैं। ठीक है, अब वो सोचिए जो ऑलरेडी गरीब है, जिसको अब जरूरत है उनके बच्चों को पढ़ाने के लिए कि मेरे को एक फोन चाहिए, वो फोन ही 5,000 का खरीद रहा है, अब उस 5,000 के ऊपर वो जीएसटी भी दे रहा है, उसकी तो जेब कटती है ना उसमें। तो ये एक प्रॉब्लम रहती है रिगार्डिंग गुड्स एंड सर्विस टैक्स। यहाँ पर प्रोग्रेसिविटी नहीं है, डायरेक्ट टैक्स प्रोग्रेसिव है, पैसे बढ़ेंगे तो आपको टैक्स देना होगा, जबकि इनडायरेक्ट टैक्स रिग्रेसिव है, सब पर सेम मार है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि अगर ये बोल देते हैं कि सब पर 18% है, वो तो अपने लेवल पर सेटल हो गया, लेकिन गरीब को वो 8%, वो 18%, वो 5% ज्यादा तंग करेगा एज कम्पेयर टू मिडिल क्लास, और मिडिल क्लास को ज्यादा तंग करेगा एज कम्पेयर टू द रिच क्लास। रिच के लिए अगर वो एक गाड़ी खरीदने जा रहा है, नाउ लेट्स टॉक अबाउट दैट पार्ट। अगर मैं एक कार खरीदने जा रही हूँ, मैं मान लीजिए देयर इज अ पर्सन जो कहता है कि मैं तो जी बाय कर रहा हूँ 50 लाख की कार, उसके ऊपर ना अभी पीछे चल रहा था 28% का टैक्स, अब ये कम हुआ है। ठीक है, तो अगर हम 28% के हिसाब से लगा रहे हैं, उसने 58%, 50 लाख की गाड़ी खरीदी, नियर अबाउट इसका 30% मान लो, 15 लाख से थोड़ा सा कम हो गया ना, तो आप मान लीजिए 12-13 लाख का उसको जीएसटी पड़ गया। 50 लाख की कार में उसने जीएसटी दिया, वो ऑलरेडी 50 लाख निकाल रहा था, चार पांच चीजें बोले कि अरे क्यों लग गए पैसे, क्यों मेरे को और देना पड़ रहा है, 50 लाख की तो गाड़ी थी, बट ठीक है मेरे को गाड़ी चाहिए थी, मैंने खरीद ली। उसको 13-14 लाख एक्स्ट्रा देना, उसको उतना नहीं चुभेगा। वही सोचिए जिसने गाड़ी ही 6 लाख की खरीदनी थी, उसको और जीएसटी पड़ जाएगा 30%, 28% का पड़ रहा है, नियर अबाउट आप मान लीजिए राउंड ऑफ करके वहीं पहुंच रहा है, तो उसको कितना चुभ रहा होगा वो पैसा। ये आपका दिक्कत आता है जीएसटी के साथ। और एक रहती है इनकम इन इक्वालिटी। डायरेक्ट टैक्स ना ये बोझ कम करता है, क्योंकि क्या होता है, जिसके पास ज्यादा पैसा, गवर्नमेंट उससे ज्यादा पैसा खींच लेती है, जिसके पास कम पैसा है, गवर्नमेंट कहती है इससे क्यों टैक्स लेना, छोड़ो। लेकिन जीएसटी ऐसा कहता ही नहीं है, वो कहता है सब लोग एक जैसा टैक्स दोगे। तो ये एक तरह से ना सब पर एक ही तरह की मार मार देता है। अब वो जो स्ट्रांग है, जिनके पास मॉनेटरी सपोर्ट बहुत अच्छी है, उनको वो मार जोर की नहीं लगती, उनको वो पैसा एक्स्ट्रा देना चुभता है, लेकिन कुछ खास नहीं, उनके पैसे में फर्क नहीं आता। लेकिन जो मिडिल क्लास आ गया, जो आपकी लोअर क्लास आ गई, जो बिलो पॉवर्टी लाइन आ गई, उनको उसकी मार ज्यादा पड़ती है। देन एडमिन कॉस्ट में भी फर्क है, क्योंकि इनडायरेक्ट कॉस्ट जो है उसकी लोअर एडमिन कॉस्ट है एक्चुअली ना, क्योंकि ये सारा काम सेलर करते हैं। अब जो रिटर्न फाइलिंग वाला काम है, हम लोगों को वो अपनी खुद करा के आनी पड़ती है, लेकिन जीएसटी की रिटर्न आप और मैं थोड़ी फाइल करते हैं, वो तो जिससे हमने चीज खरीदी उसी की सरदर्दी है, तो इसके अंदर ना एडमिन कॉस्ट जो है वो डेफिनेटली थोड़ी सी कम मिलती है। अब ये एक चीज तो डेफिनेटली एग्जिस्ट करती है, और साथ ही साथ इसका एक हार्डकोर फैक्ट अगर और बताऊं तो वो ये रहता है कि इकोनॉमिक ग्रोथ के
इम्पैक्ट के अंदर ना इनडायरेक्ट टैक्सेस जो हैं वो ना, क्योंकि महंगाई लाते हैं तो लग्जरी वाले आइटम्स को ना थोड़ा सा फिर लोग अपना हाथ रोक के चलना शुरू कर देते हैं, तो वो डिस्करेज करता है कंजम्पशन को, लेकिन वो सेल लोगों को सेविंग पे मजबूर भी कर देता है कि इतनी महंगी चीज़ है, लोग कहते हैं क्या खरीदनी, पैसा सेव कर लो। डायरेक्ट टैक्स में क्या होता है, आप सेविंग करते हो उस पर भी इंटरेस्ट आपको देना होता है, तो ये सेविंग रिड्यूस करता है और ये डिस्करेज भी करता है फर्दर इन्वेस्टमेंट। सो दीज थिंग्स कैन रियली हैपन। In short, there's only one way to survive in this world. You earn enough so that even if टैक्स गोइंग गोज आउट, आपके पास इतना हो कि यू कैन सर्वाइव, क्योंकि दोनों के अलग अलग पॉजिटिव और नेगेटिव इम्पैक्ट है, एंड येस इट अफेक्ट्स द पॉकेट ऑफ एवरी पर्सन, बट डिस्पाइट द फैक्ट वो रिच है या पुअर है या फिर इवन मिडिल क्लास है, वो सब जगह पड़ता है सेम। नाउ इसका आता है कवरेज एंड सोशल पॉलिसी एप्लीकेशंस। अच्छा, एक चीज़ है, जैसे पॉपुलेशन कवरेज वाइज इनडायरेक्ट टैक्स ज़्यादा लोगों से कलेक्ट किया जाता है। डायरेक्ट टैक्स आपके जिन लोगों के पास बहुत ज़्यादा अच्छी कमाई है वही देगा ना, वो जिस पर लग रहा है वो वही देगा। देन बिहेवियरल इन्फ्लुएंस पे जाएंगे तो एडिशनल इनडायरेक्ट टैक्सेस लेवी करना कमोडिटीज़ के ऊपर ना, जैसे सिन गुड्स पे मैं आपको भी बता कर हटी, उस पर बढ़ा है, जैसे सिगरेट्स है, अल्कोहल है, अब ये ना टोबैको एंड टोबैको प्रोडक्ट्स पर उन्होंने लगा दिया 40%। अभी आ गया है कि इवन जो हमारे वो है सोडा बेस्ड बेवरेजेस हैं उनके ऊपर भी उन्होंने कर दिया है कि उस पर भी आप 40% दो, कि ये तो हमारे कंट्री के लिए बुरे हैं, लोग इसको पीते हैं, डायबिटीज होती है उससे, तो अच्छा इसके ऊपर भी टैक्स बढ़ा दो, वो टैक्स लगेगा तो ये चीज़ें महंगी हो जाएंगी। ठीक है, तो अब ये एक तरीका का होता है कि आप ना अपने कंट्री में कंजम्पशन को कंट्रोल कर सकते हो, सिन गुड्स को कंट्रोल कर सकते हो इनके थ्रू। देन यहाँ पर आपको रेवेन्यू भी मिलता है और आप पब्लिक हेल्थ के ऊपर भी एक तरह से वर्क कर पाते हो। देन इसके बेसिक्स क्या हैं, 2017 में ये आया था, ये एक डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स है जिसके ऊपर लग रहा है ना अल्टीमेटली वो उसका बोझ है। ठीक है, जब आप सेल कर रहे हो, ये गुड्स एंड सर्विस टैक्स है, जिसके पास सेल हो गई उसके पास जाएगा। तो जीएसटी लेवी होता है जब आप कोई चीज़ सेल कर रहे हो, कोई चीज़ ट्रांसफर कर रहे हो, कुछ खरीद रहे हो, बाटर एक्सचेंज कर रहे हो। यानी मेरे पास एक टेबल था, आपके पास एक एसी था, वी स्विच्ड इट, मेरा जो टेबल था वो प्रीमियम टेबल था जी, मार्बल टेबल टॉप है उसका, एंड इट हैज़ यूनिक काइंड ऑफ, उसका जो पूरा मेटल है वो वैसा है। आपके पास एक स्प्लिट एसी है, मैंने कहा चलो आप मेरे को स्प्लिट एसी दे दो, मैं आपको टेबल दे देती हूँ, इस पर भी जीएसटी लगेगा। लीज के ऊपर भी लगता है, और अगर आप गुड्स इंपोर्ट करते हो ना इंडिया से बाहर से, तो भी उस पर लगता है। अब ये ना जीएसटी आपके ओवरऑल 4 टाइप के हैं। कैसे लगता है, अगर मैं मान लीजिए मैं हूँ हरियाणा के अंदर, ठीक है, अब मैं अगर हरियाणा में हूँ और हरियाणा के अंदर ही मैं कोई चीज़ परचेज कर लेती हूँ या सेल कर देती हूँ, लेट्स टॉक अबाउट द सेल ऑफ द गुड्स। मैंने दिल्ली, खैर दिल्ली का अपना अलग ही जीएसटी लगता है, तो आई एम टेकिंग इट लाइक, दो जगह मान लेते हैं, आई एम टेकिंग इट कुरुक्षेत्र एंड अम्बाला। ठीक है, एक पर्टिकुलर पर्सन है जो कुरुक्षेत्र में बैठा है, उसने अम्बाला में जाकर वो चीज़ बेच दी, दोनों हरियाणा के अंडर पड़ती हैं जगह। तो ये आपका विद इन द स्टेट हो रहा है। जब कोई चीज़ विद इन द स्टेट सेल होती है तो जितना भी इस पे टैक्स बनता है, मान लीजिए 18% का रेट था, इसका हाफ हाफ हो जाएगा, 9% सेंट्रल के पास जाएगा और 9% स्टेट के पास रहेगा। एसजीएसटी स्टेट के ऊपर लगता है, सीजीएसटी सेंटर पे लगता है। अब वहीं अगर मैंने जीएसटी के लिए कहा कि मैं ना इंटर स्टेट की बात करी हूँ, कैसे, मतलब अगर कोई पर्टिकुलर पर्सन है, नाउ अगेन वी आर इन अंबाला, और हमने जाकर सेल करी है जी दिल्ली के अंदर, तो दिल्ली का ना एक्ट अलग है, तो इसलिए दिल्ली पर एसजीएसटी लगता है, सॉरी उस पर सीजीएसटी एसजीएसटी वाला सीन थोड़ा सा डिफरेंट है, ये एक स्टेट ही अलग मानी जाती है। ठीक है, जबकि ये खुद से एक यूटी है, कैपिटल भी है हमारे कंट्री की, बट इसको हम फिर भी ना, इसको हम लोग इज्जत अलग से देते हैं, तो इसको हम हरियाणा का हिस्सा नहीं मानेंगे, इसको एक अलग से कहा जाता है ना, तो इसकी जो जीएसटी इस पर लगता है वो आपका कितना लगेगा, स्टेट वाला और सेंटर वाला। अब याद रखिएगा, जब हम कुरुक्षेत्र और अंबाला के बीच में थे, ये एक ही स्टेट का हिस्सा थे, ये क्या हो गए, ये एक स्टेट का हिस्सा नहीं है। अब अगर ये दोनों अलग अलग है, फिर आप एसजीएसटी सीजीएसटी नहीं लगाओगे। इस केस में जब आप दो स्टेट्स के बीच में ट्रेड कर रहे हो ना, तो वहां पर सेल परचेज हो रही है, तो आईजीएसटी लगता है। और इसका पूरा, क्योंकि दोनों स्टेट्स लड़ पड़ेंगी, हरियाणा बोलेगा कि ये तो मेरा पैसा बनता है, हमारी स्टेट को मिलना चाहिए, और जीएसटी बोलेगा कि नहीं ये तो अपना बनता है इन टर्म्स ऑफ, तो दिल्ली है, दिल्ली बोलेगा मेरे को इसका रेवेन्यू मिलना चाहिए। ये लड़ाई खत्म हुई, सेंटर कहता है ये पूरा का पूरा दो स्टेट्स के बीच में ट्रांजैक्शन हो रही है ना, इस वाला का सारा मेरे को दो, तो 18 का 18% जाएगा सेंटर के पास इन द नेम ऑफ आईजीएसटी। बाकी यूनियंस पर, यूनियन टेरिटरीज जो है
हैं उनके ऊपर SGST नहीं लगता, वहां पर UGST और CGST लगता है। मतलब अगर यही सेम चीज अगर मैं फ्लिप कर दूं, अगर मैं बात करती हूँ चंडीगढ़ की, ठीक है, अगर चंडीगढ़ के अंदर आप कोई चीज सेल करते हो, ठीक है, अब यहाँ पर कोई चंडीगढ़ का एक पर्टिकुलर पर्सन दूसरे को सेल कर रहा है, एक ही पर्टिकुलर स्टेट इसी यूटी के अंडर हो रहा है, तो यहाँ पर लगेगा UTGST या UGST जिसको बोल दिया जाता है, और साथ में लग जाता है CGST। यानी 18% लगा तो इस यूनियन टेरिटरी के पास गया 9% और सेंटर के पास गया 9%। इस तरीके से हमारे GST का डुअल मॉडल बन के आता है। विद इन द स्टेट आधा आधा हो जाएगा, आउटसाइड द स्टेट बिटवीन टू स्टेट्स हो रहा है तो सारा का सारा सेंटर के पास आएगा, जिसको ये बोलते हैं IGST, इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स। और यूटीज होंगे तो UGST लग जाएगा। अब देन व्हाट आर नॉट इंक्लूडेड इन द GST regime, क्रूड ऑयल इज नॉट अ पार्ट ऑफ इट, देन आपका पेट्रोलियम इज नॉट अ पार्ट ऑफ इट, इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई इज नॉट अ पार्ट ऑफ इट, एज वेल एज अल्कोहलिक लिकर इज नॉट अ पार्ट ऑफ इट। बट यू नेवर नो आगे चल के ये क्या करते हैं, बट येस 2.0 का भी एक इम्पैक्ट तो रहेगा ही, और धीरे धीरे ये लोग आगे इन चीज़ों को भी इंक्लूड कर सकते हैं। तो दीज आर राइट नाउ आउट ऑफ इट। बट याद रखिएगा टोबैको वगैरह पे वो लगाना शुरू कर दिया उन्होंने, अब उसका रेट बढ़कर 40% तक हो गया। देन आपका क्रूड ऑयल देख लीजिए, इलेक्ट्रिसिटी का सप्लाई हो गया, इसके ऊपर अभी GST नहीं आया है, ना अल्कोहल पे है, ये स्टेट्स कमाते हैं, बिकॉज स्टेट्स का ना पैसा मर गया था, स्टेट्स को इतने सारे टैक्सेस से पैसा आता था, GST के आने के बाद वो मरना शुरू हो गया। सो दीज वर द थिंग्स जो स्टिल स्टेट अपना कमाती है, अपने हिसाब से पैसा लगाती है। दैट्स वाई लिकर का प्राइस थ्रू द कंट्री अलग अलग चल रहा है, क्योंकि हर एक स्टेट अपने अपने हिसाब से उसके ऊपर अपना टैक्स ऐड करती है। एंड देर आर स्टेट्स जहाँ पर ऑलरेडी आपको मिलेगा कि वहाँ पर दे आर ड्राई स्टेट्स, देर इज नो, जहाँ पर आपको अलाउड ही नहीं है लिकर सेल करना, ये अल्कोहलिक बेवरेजेस को सेल करना, तो वहाँ पर थोड़ा डिफरेंट चल जाता है। तो ये GST के पूरे रूटीन से बाहर कर दिया इन्होंने फ्री कर दिया इनको, पेट्रोल और पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स और क्रूड ऑयल को भी। इसके फायदे क्या हैं, ये ट्रांसपेरेंट जाता है, बनाया है ऐसा है, ट्रांसपेरेंट ही रहेगा ये। इजी एडमिनिस्ट्रेशन है, क्योंकि सब कुछ सेलर के हाथ से जाता है। अब ये नहीं है कि भिन्न भिन्न प्रकार के लोग कर रहे हैं, सेलर के पास से ही चीज जाएगी, ठीक है, अब वो उसको ही देना होगा। फॉर्मलाइजेशन ऑफ इकोनॉमी हो रही है, क्योंकि हर एक सेल के ऊपर सरकार की नजर पड़ेगी। फिर लो कॉस्ट ऑफ कंप्लायंस है, बिकॉज बल्क है ना, GS डायरेक्ट टैक्स में जो कमा रहा होगा ज्यादा उसी को पे करना है, ये तो सबको पड़ा है। तो इसकी आपकी सोचिए ना, इतने लोगों पर कोई टैक्स लग रहा है तो उसकी कंप्लायंस उतनी महंगी नहीं रह जाती, बिकॉज बल्क में लोगों को अटेंड किया जा रहा है। देन रिड्यूसिंग फिजिकल इंटरफेरेंस, इनका सारा इनके पोर्टल के हिसाब से चलता है GST का, तो इनका वो चिक चिक नहीं है, जैसे क्योंकि हमारा जो इनकम टैक्स था दैट इज समथिंग दैट वाज वेरी ओल्ड, तो वो पेपर सिस्टम से डिजिटाइजेशन की तरफ गया, ये तो आया ही डिजिटल था, तो इसको तो फिजिकल इंटरफेरेंस वाली चीज यहाँ पर है ही नहीं, वो चीज आपको मिलेगी नहीं। सब कुछ वेबसाइट के थ्रू होता है, आपको अप्लाई करना है वेबसाइट के थ्रू, सारे डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं वेबसाइट के थ्रू, रिटर्न फाइलिंग वेबसाइट के थ्रू, सब कुछ उसके थ्रू चलता है, राइट। अब GST की काउंसिल की अगर हम बात करें, जिसके थ्रू ये पूरी रिकमेंडेशंस क्या करना है, कैसे करना है, क्या एग्जेम्प्ट करे क्या ना करे, उन सब बातों के बारे में किया जाता है। यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर जो होते हैं वो इसके चेयरमैन होते हैं, और यहाँ पर मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट और उनके स्टेट फाइनेंस मिनिस्टर्स भी इसका हिस्सा होते हैं। दे हैव टू बी, सो दैट स्टेट्स को जो प्रॉब्लम आ रही है उसको भी तो कोई रिप्रेजेंट करने वाला होना चाहिए ना। और GST की काउंसिल है, ये मेन डिसीजन बॉडी है, जो ये देखते हैं कि कुछ किस पे टैक्स लगाना है और किसको एग्जेम्प्ट करना है। और एक लगता है ITC, मैं आपको ना एक्चुअली इंश्योरेंस कंपनीज का यही बता रही थी, उनको क्या कर दिया है, पहले वो लगाते थे उनके ऊपर टैक्स, अब उनका 0% पे आ गया, मतलब उनके ऊपर टैक्स अब लगेगा नहीं जब वो आपको और मुझे कोई चीज बेचेंगे। अब एक बात बताइए, अब ये तो है नहीं कि वो ऐसी सर्विसेज नहीं ले रहा जिस पर उसने GST ना दिया हो, प्रिंटर खरीद के लाएंगे अपनी ऑर्गेनाइजेशन के लिए, कोई बेसिक चीज भी लाएंगे ना, फर्नीचर भी लाएंगे, कुछ भी लाएंगे, सब पर GST पे करके आया होगा। मतलब मान लीजिए कोई इंश्योरेंस कंपनी है, इंश्योरेंस कंपनी N, अब उस कंपनी ने पहले इतना सारा टैक्स पे किया हुआ है GST का, तो वो क्या करता था पहले, अब वो GST इतना सारा पे करके आया, अब जब उसने आपको और मुझे और बहुत सारे लोगों को क्या कर दिया कि उसने ना आगे इंश्योरेंस बेची, अब उसने इंश्योरेंस बेची, मेरे सामने बिल रख दिया, निहारिका मैम, मैं कहा हाँ जी सर, कहते इंश्योरेंस की अमाउंट और GST मिलाकर आपने देने हैं इतने, उसने मुझसे कलेक्ट कर लिया। तो GST कलेक्ट करने के बाद अब टोटल है ना, बार बार एक ही चीज पर GST थोड़ी लगेगा। वो कहते कितना बना, मैंने कहा सर 1000 रुपीज बने, कहते हाँ जी। अब इस ये पूरा सर्कल चला है, सर्विसेज उन्होंने ली, फिर आगे मेरे को सर्विस दी, तो ऑब्वियस ही बात है कुछ GST ऑलरेडी सरकार को जा चुका है, सिर्फ बचा कुचा जाना चाहिए। तो जब मैंने 1000 दिया,
इन्होंने ऑलरेडी मान लीजिए 300 रुपीज जीएसटी के पे किए भी हुए, जो सर्विस मेरे पास चल रही है। बार बार एक ही सर्विस के ऊपर बीच के लोगों पर भी जीएसटी लगता रहेगा, गलत है ना। जो उस पर्टिकुलर चीज की प्रोडक्शन से लेकर सेल तक के एरिया में, जब आप गुड्स की बात कर रहे हैं या फिर आप सर्विसेज की बात कर रहे हैं, इफ यू हैव ऑलरेडी पेड जीएसटी, तो हम कहते हैं कि ठीक है, कितने देने थे, कहते 1000, कहते पीछे पे करके कितना आ चुके हो, कहते 300। तो जीएसटी डिपार्टमेंट कहता मैम आप ना रिमेनिंग 700 हमको दो और अब ये बात करो खत्म यहाँ पे। तो इस तरीके से ये इनपुट टैक्स क्रेडिट आपका सेट ऑफ होता था, जो आपने पे करना है और जो आपने पे कर दिया है के हिसाब से। फिर क्या हुआ, अब इसकी जब ये चीज होती थी, अब क्या होने वाला है, अब उन लोगों को जीएसटी वो पे तो करके आएंगे, लेकिन आपको और मेरे पे ना लगने के कारण ना, जो इंश्योरेंस कंपनी है ना, वो ये रो रही हैं कि फिर तो हम हमारे ऊपर जो हम आपका पे किया हुआ जो हमारा जीएसटी है उसका हम फायदा उठाते थे, अब तो हम उठा नहीं पाएंगे। तो यू नेवर नो हाउ थिंग्स टर्न आउट देयर, ठीक है, बिकॉज उनको ये बेनिफिट पहले मिलता था, अब ये जीरो हो गया, लेकिन ये पे तो उन्हें करना ही पड़ेगा। तो वो लोग इस चीज को लेकर बात कर रहे हैं। अगेन दीज थिंग्स आर इन प्रोसेस राइट नाउ, देयर आर मेनी थिंग्स जो बहुत अभी आने वाले टाइम में रिवील भी होंगी, राइट। देन जीएसटी के फायदे क्या क्या हुए, एक तो इजी टू अंडरस्टैंड है, ये तो एक सच है कि ये ना उतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, क्योंकि ना पहले देखिए हर टैक्स प्रोफेशनल पढ़ता है इन चीज़ों को, और अगर मैं एक टैक्स प्रोफेशनल की ही बात करूँ ना, हमको पढ़ना पड़ता था वैट, हमको पढ़ना पड़ता था स्टेट्स के अलग अलग वैट से, मतलब अगर मैं बात करूँ तो जो मैंने पढ़े हुए थे, मैंने पंजाब वैट भी पढ़ा हुआ था, तो हमको वैट लगता है, सीएसटी लगता है, सर्विस टैक्स लगता है, आपको इनकम टैक्स भी पढ़ना है, आपको इतने सारे एक्ट्स गो थ्रू करने पड़ते थे जो आपके एरिया में लगते थे, और ऊपर से उनमें कोई बातचीत थोड़ी थी, ये डिपार्टमेंट सारे अपने अपने हिसाब से चलते थे। उसका नुकसान क्या था, जब ये डिपार्टमेंट अपना अपना चलते थे, इनमें से किसी भी एक डिपार्टमेंट को आप अलग इन्फॉर्मेशन देते हो, दूसरे को अलग देते हो, तीसरे को अलग देते हो, किसी को पता ही नहीं कि असली वाली रिकॉर्ड्स कौन से हैं। तो ये चीज ये खत्म कर दिया, क्योंकि इसने बोला कि मेरी तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से भी बनती है, आधार कार्ड अपना लिंक कराओ, सब पता चलेगा तुम उनको क्या बता रहे हो और मुझे क्या बता रहे हो। तो वो सीक्वेंस वहां पर बनने लग गया। एक तो इससे फास्टर इकोनॉमिक ग्रोथ भी हुई, क्योंकि देखिए सरकार के पास पैसा बढ़ रहा है, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पैसा ज़्यादा जाएगा, तो इंफ्रास्ट्रक्चर पर वो बेटर लगा पाएंगे। एडमिनिस्ट्रेशन बेटर होगी, बिकॉज सब कुछ ऑनलाइन है, ट्रांसपेरेंसी टू द आई वुड से मैक्स प्रो लेवल पे चल रही है वो। देन ब्रॉडनिंग द टैक्स बेस, बहुत सारे लोग उसमें आ गए ना, जितनी कोमोडिटीज पे टैक्स लगाते जाओगे उतना लोगों को टैक्स देते रहना पड़ेगा। बेटर टैक्स कंप्लाइंस भी हुआ। देन इम्प्रूवमेंट हुई इन ईज ऑफ डूइंग बिजनेस। अब ये तो नहीं है ना कि आप सोचो कि पता नहीं मेरे पे कौन कौन सा टैक्स लगता है, अब आप क्लियर हो, ये लगते हैं ये नहीं लगते हैं, कुछ नहीं लगता मेरे पे, बस मैंने जीएसटी देना है, इसकी रिटर्नें फाइल करनी है, काम खत्म। और अब क्योंकि एक ही टैक्स है, तो ये भी तो इंश्योर हो रहा है ना कि आपने जिस चीज पर ऑलरेडी टैक्स दे दिया उस पर दोबारा दोबारा टैक्स ना लगे। तो नो टैक्स ऑन टैक्स, तभी ये आईटीसी जैसा ऑप्शन है, यानी इनपुट टैक्स क्रेडिट का ऑप्शन है। अब इसके कुछ मेजर और बड़े सिंपल से पॉइंट्स, जीएसटी किसको देना होता है। जो अब पीछे मैंने आपको केस बताया, उसमें स्टारबक्स ने जमा कराया था, मैंने नहीं कराया था, जबकि कलेक्ट मेरे से किया गया था, लेकिन जमा कौन कराता है, सप्लायर कराता है। कुछ ही ऐसे केसेस होते हैं, जैसे जीटीए गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी के लिए बोलते हैं, और कुछ एक ऐसे और एरियाज हैं जहां पर जो सर्विस है, जो रिसीव कर रहा है ना सर्विस, जैसे जैसे स्टारबक्स वाले केस के अंदर ही वो स्टारबक्स ने पे करना था मेरी कॉफी के लिए, है ना। यहाँ पर अब मैं पे करूंगी, लेकिन कॉफी वाले सिनेरियो में नहीं, गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी और कुछ एक ऐसे और एरियाज हैं जहां पर ना ये जो रिसीवर होता है ना सर्विस का, उसको जमा कराना होता है। देन कम्स ई कमर्स ऑपरेटर्स, इनको इनके ऊपर तो लगता ही है, जो भी जैसे आपके ऑनलाइन सेलिंग वाले, ऑनलाइन जो हम गुड्स खरीदते हैं ना, ये सारा उसका उसके ऊपर लगता है। और गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स जो भी पेमेंट करते हैं वेंडर्स को एक स्पेसिफाइड लिमिट के ऊपर, तो उनको टीडीएस काटना है, ईसीएस के केस में टीसीएस कलेक्ट करना है, और उसके बाद उस पर जीएसटी भी लगता है। तो जीएसटी तो आपको मिलेगा, इनफैक्ट कस्टम ड्यूटी के हिसाब से भी लगता है, मतलब अगर मैं इंडिया से बाहर कोई चीज़ लेकर आऊंगी ना, तो उसके ऊपर आपको लगेगा ये। तो उस पे आई जीएसटी लगता है जब इंडिया से कुछ आप बाहर से कुछ इंपोर्ट करते हो। फॉर एग्जांपल मैंने यूएसए से गुड्स खरीद के इंडिया में लेकर आई, तो जो मैं इंडिया में गुड्स लाई हूँ उसके ऊपर आई जीएसटी लग रहा है, ठीक है। कस्टम ड्यूटी की तो लगी रही है, उसमें आई जीएसटी भी लग रहा है। फिर वो कहते हैं कौन कब देना है आपने ये पैसा, पहली चीज, ये पैसा आपने देना है या तो जब आपको पैसा रिसीव हो गया, किसको, सेलर को, या आपने बिल इशू कर दिया,
या सप्लाई कंप्लीट हो गई, इनमें से जो भी चीज सबसे पहले हो जाएगी ना, उसके हिसाब से पैसा ड्यू हो जाता है। सबसे पहले जो चीज हो जाए, हु हैज टू फाइल द जीएसटी रिटर्न्स, कहते हैं किस किस को जीएसटी की रिटर्न फाइल करनी होती है, बताइए। जीएसटी का रिटर्न जिसने भी पैसे कल इकट्ठे किए हैं सप्लायर, उसको करनी होती है। जिसने भी इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर, जो मेन हेड ऑफिस है ना, उसने सबके लिए इकट्ठी सर्विसेज ले ली, मतलब उसके अलग अलग ब्रांचेस हैं, हर ब्रांच को सर्विस देनी है, तो उस उन सारी ब्रांचेस का जो भी ये पोर्शन है ना, ये उसने एक ही बारी में इकट्ठा कर लिया। अब जो जो ब्रांच में जिस तरीके से सर्विस यूज होगी, उतना उसका जीएसटी बन जाता है। इसका मतलब क्या हुआ, हमारे पास चार ब्रांच है, ब्रांच ए, ब्रांच बी, ब्रांच सी, ब्रांच डी। तो क्या हुआ, सारा कुछ हेड ऑफिस ने सर्विस लिया और हम लोगों को दिया, तो हमारे पास जितनी जितनी सर्विस आई, उतना ही जीएसटी का बेनिफिट हम उठा पाएंगे। नॉन रेजिडेंट टैक्सेबल पर्सन को भी अपनी रिटर्न फाइल करनी होती है, अगर वो कुछ टाइम के लिए भी करता है, उसको ये लोग बोलते हैं कैजुअल टैक्सेबल पर्सन। देन पाप करेंगे, ये इनकम टैक्स डिपार्टमेंट तो वैसे भी करता था, जीएसटी भी कहता है पैसे नहीं दोगे मेरे, इंटरेस्ट लगा दूंगा। इंटरेस्ट आपको देना पड़ेगा 18% पर एनम पर, जितना डिले उतने ज़्यादा आपको ये पैसे देने पड़ जाएंगे। ठीक है। देन जीएसटी बैंकों में कैसे लगता है, नंबर वन, बैंक्स के केस में एक तो रजिस्ट्रेशन एक बहुत बड़ी मुसीबत बन गई, पहले ऐसा नहीं था। अब जीएसटी का ये प्रॉब्लम है कि जितनी आपकी स्टेट्स में आपकी वो है ना ऑर्गेनाइजेशन है, उतनी स्टेट्स में आपको जा जाके आपको रजिस्ट्रेशन लेनी पड़ेगी। सोचिए जितनी स्टेट्स हैं, अगर हम मान लेते हैं एसबीआई, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया इज इन ऑलमोस्ट एवरी स्टेट, आई वुड से पूरे कंट्री में ही आपको मिलेंगे उसके ब्रांचेस, तो अब हर स्टेट के लिए उसने अलग क्या लिया, रजिस्ट्रेशन ली। हर यूटी के लिए उसने एक अलग रजिस्ट्रेशन ली। अब ये सोचिए कि जो इनकी रिटर्न फाइलिंग के लिए बैठते होंगे, वो कितना ज़्यादा हैसल वाला काम है, क्योंकि जीएसटी इनपुट वाले की अलग चल रही है, जो आपने देनी है वो अलग चल रही है, इनको रिटर्न फाइल करने पूरा महीना इनका ऐसे ही निकल जाता है, एक जीएसटी की रिटर्न की चीज़ खत्म होती है, फिर दूसरी आ जाती है। इट हैज़ बीन सच अ मेजर प्रॉब्लम फॉर द बैंक्स बिकॉज दे हैव टू एग्जिस्ट इन द एंटायर कंट्री, और हर स्टेट हर यूटी के लिए अलग रजिस्ट्रेशन लेना वॉज डेफिनेटली अ वेरी पेनफुल थिंग, क्योंकि हर उस हेड ऑफिस के लिए, जो भी उस स्टेट का बनेगा, उसके लिए टेंशन है, हर ब्रांच के लिए वो टेंशन है कि अच्छा अपनी जीएसटी का पूरा सब कुछ रखना पड़ेगा। सेंट्रलाइज रजिस्ट्रेशन इसकी नहीं मिलती। इनपुट टैक्स क्रेडिट, अब यहाँ पर भी एक प्रॉब्लम होती है। अब इसके अंदर ना जीएसटी में जितना आपने पे किया होता है ना, 50% ऑफ द सेनवेट क्रेडिट अगर आपको मिलता है रिगार्डिंग जो भी आपने कैपिटल गुड्स या इनपुट्स खरीदे हैं, वो रिवर्स हो जाता है, यानी वो आपको नहीं मिल पाता। जो आपको मिलता है वो सिर्फ 50% मिलता है, किस पर, कैपिटल गुड्स पर। अगर कोई आपने एसेट खरीदा तो उस पर जितना आपने जीएसटी पे किया, उसका 50% ही आपको बेनिफिट में मिलता है। ठीक है, और ये एज एन एक्सपेंस बुक नहीं होता। एक इंपॉर्टेंट चीज़ और है, जीएसटी आपको एज एन एक्सपेंस बुक करना अलाउड नहीं होता। ठीक है, जैसे इनकम टैक्स नहीं होता। और इसकी असेसमेंट एंड एडजुडिकेशन, अब सामने तो फिजिकली तो कुछ हो नहीं रहा, सामने जाकर आप पर्सन से बात नहीं कर रहे, सब कुछ ऑनलाइन चल रहा है। बुक्स में गलतियां आपकी बुक्स बोल रही हैं, आप बुक्स में कोई प्रॉब्लम आ गई, इंसान तो जाकर एक्सप्लेन कर देगा, सर क्या मतलब हुआ, आप क्या कह रहे थे इस बारे में, वो तो एक्सप्लेन कर देगा। लेकिन बुक्स में और आंसर्स में कोई गड़बड़ हो गई, आपकी असेसमेंट और गंदी हो जाएगी। तो वो असेसमेंट यहाँ पर बड़ा देख के कराने वाली चीज़ है, इसके साथ ये वाली चीज़ ज़रूर जुड़ी है। फेसलेस जो असेसमेंट्स हैं, दे आर मोर चैलेंजिंग बिकॉज देयर इज नो पर्सनल टच देयर। ठीक है। देन आपके पास आ जाता है इश्यूज में, नेक्स्ट इज अकाउंट लिंक्ड फाइनेंशियल सर्विसेज। अच्छा, इसका एक और चीज़ बताती हूँ। ये होता है बैंक्स के अंदर सप्लाई कहाँ मानी जाएगी। मैं बैंक में गई, मैंने बोला कि मेरे को ना, बैंक में मैं गई भी नहीं, मैंने, हम घर से भी तो कितनी बार कर देते हैं ना अपनी चीज़ें, मैंने कोई एक सर्विस घर से ले ली, तो जहाँ मेरा घर है ना, वो सर्विस का एरिया माना जाएगा, क्योंकि उनके पास मेरा एड्रेस है। तो जो प्लेस ऑफ सप्लाई है वो बैंक नहीं मानी जाएगी, वो लोकेशन ऑफ रिसिपिएंट मानी जाएगी। तो मैं कंट्री में जहां पर भी होंगी ना, वो सर्विस वहां पर माननी जाएगी। ठीक है, तो ये चीज एक इंपॉर्टेंट होगा कि आपको देखना पड़ेगा स्टेट और लोकेशन कहाँ है उस सर्विस रिसिपिएंट की, उस पर एसजीएसटी सीजीएसटी लगेगा या आईजीएसटी लगेगा। सो इट इजंट वेरी इजी फॉर द बैंक्स देयर। देन सेकेंड पॉइंट आ जाता है नॉन अकाउंट लिंक्ड फाइनेंशियल सर्विसेज। कुछ ऐसी होती हैं अब जहाँ पर ना, अब मेरी एड्रेस ही नहीं आया मेरे पास, वो कुछ ऐसे एरियाज हैं जो ना, ये उनके लिए मतलब रिमोट लोकेशंस पर जो कंपनीज है, उनकी कोई स्पेसिफिक आप एरिया ही नहीं डिफाइन कर सकते। कहते उनके केस में क्या होगा, कहते जो बैंक की जगह है बस वही मान लीजिएगा, वही आपका प्लेस ऑफ सप्लाई है। एक्शनेबल क्लेम्स,
द प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विस हेयर इज द लोकेशन ऑफ द सर्विस प्रोवाइडर। जो आपके एक्शनेबल क्लेम्स वाला सारा सामान है वो आपको यहाँ दिखेगा। बिल रिसीवेबल्स हो गए और जितने भी नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स है जिनके साथ में बैंक डील कर रहा है। अब यहाँ पर भी रिमोट लोकेशंस में जो प्रेजेंट है उनको एक अपनी प्रेजेंस रखनी जरूरी होगी। देन ऑपरेट करना होगा, ट्रांजैक्ट करना होगा बैक ऑफिस से लोकेटेड इन सम अदर स्टेट। आप काम कहीं और से कर रहे हो, चीज़ें कहीं और चल रही हैं। ये चीज़ एक प्रॉब्लम रहेगी ही रहेगी। तो जीएसटी ने ना बैंक्स की कॉम्प्लिकेशंस बढ़ाई है। ये एक चीज़ ज़रूर हुई है इन टर्म्स ऑफ जीएसटी। और जीएसटी का बैंकिंग के अंदर जो भी लास्ट चला आ रहा था 2.0 की नहीं, मैं आपको नॉर्मल वाली बता रही हूँ। जो फर्स्ट था उसके अंदर आपको 18% ब्रैकेट के अंदर आपको ये सारा एटीएम का ट्रांजैक्शन का प्रोसेसिंग फ़ी का ये इंक्रीज होकर 18% ब्रैकेट में आ चुका था। तो दिस रियली अफेक्ट्स द एंटायर पॉकेट्स ऑफ द पीपल। ऑलरेडी इतना पैसा आप अपनी बैंकिंग सर्विसेज के लिए भी आप दे रहे हो, उसके साथ में आपको जीएसटी की मार भी पड़ गई वो अलग, राइट। सो here comes the question। ये इस बार पेपर में आया हुआ था। जीएसटी लॉ के अंडर इफ द इनवॉइस इज इशूड ऑन 16 जून, 16 जून को वो इशू हुआ था, बट द सप्लाई इज कंप्लीट ऑन 13 जुलाई, एक महीने बाद, रफली एक महीने से पहले हो गए। द टाइम ऑफ सप्लाई इज अर्लियर ऑफ द 2 डेट्स। ठीक है, आपके पास ये आ गया टाइम ऑफ सप्लाई जो भी इसकी होगी वो ये आई। ऑन दिस बेसिस व्हेन इज द ड्यू डेट ऑफ द पेमेंट ऑफ जीएसटी एंड फाइलिंग ऑफ GSTR 3B। किस समय पर आपकी ये जीएसटी भी पे होगा और आपकी GSTR 3 भी होगी। 20 जुलाई, 20 अगस्त, 16 जुलाई या 13 अगस्त। अब इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर ये होता है जो ड्यू डेट ऑफ पेमेंट होती है ना, जो भी आपका मंथ आ गया ना जिस टाइम पर आपका जैसे प्लेस ऑफ सप्लाई आपका जो टाइम ऑफ सप्लाई आपका माना जाएगा जो दिन पहले था 16 जून था। तो इसके हिसाब से जिस मंथ में ये हुआ है नेक्स्ट मंथ की 20 तक आपको आपकी ड्यू डेट की पेमेंट करनी होती है। तो नेक्स्ट डे क्या आया? जून के मंथ के बाद जुलाई आपका आया। जुलाई 20 तक आपको इसकी जो जीएसटी की पेमेंट भी करनी है और आपको अपना उसके साथ ये डिटेल फाइल करने के लिए GSTR 3B भी फाइल करना है। The option is A. Next is when does the liability or to pay of GST arises? Everybody, किस समय जीएसटी पे करने की ये बात उठती है? फर्स्ट पॉइंट इज योर रिसिपिएंट ऑफ द पेमेंट, जब पैसे मिलते हैं तब। जब सेकंड इज इशू ऑफ इनवॉइस, थर्ड इज कंप्लीशन ऑफ सप्लाई। ये बुक के क्वेश्चंस है, मतलब बुक से ही निकला हुआ टॉपिक है ये। सो व्हाट इज गोइंग टू बी द आंसर अकॉर्डिंग टू दिस? 1 and 2, रेसिपिएंट ऑफ पेमेंट, इशू ऑफ इनवॉइस और कंप्लीशन ऑफ सप्लाई। अभी पीछे पढ़कर आए थे, अर्लीस्ट ऑफ द 3। तो वहां पर आ सकता है व्हेन डज द लाइबिलिटी ऑफ टू पे द जीएसटी अराइज, तीनों में से कोई भी हो सकता है। तो यहाँ पर आपका आंसर आता है डी, जो भी इनमें से क्या होगा, अर्लीस्ट होगा, उस पर माना जाता है। सो दिस इज योर जीएसटी। Okay everyone, this is where I end my session. I hope ये session आपको help कर पाया है and if you're preparing for this examination तो definitely ये आपके लिए एक clarity लेकर आया है for your exam along with the latest 2.0 भी तो आ चुका है। तो इसमें 2.0 भी आपके लिए मैंने cover कर दिया है थोड़ा सा। नाउ कम्स द नेक्स्ट पार्ट एवरीवन। अब हम बात कर रहे हैं अगर आप हमारे कोर्सेज बाय करना चाहते हैं, दिस इज़ वेर यू नीड टू गो, edutap.in। ये देखिए PYQs आपको यहाँ मिल जाएंगे। और कोर्सेज में अगर आप जाओगे तो जस्ट गो ऑन टू द एरिया ऑफ JIB, स्क्रॉल डाउन अ बिट, यहाँ पर आपको मिल जाएंगे हमारे कोर्सेज। सो यहाँ पर हमारा मास्टर कोर्स मिल जाएगा। अभी आपको उसको 80% डिस्काउंट मिल रहा है, बहुत जल्दी ख़त्म हो जाएगा, तो प्लीज़ जल्दी से परचेज कर लीजिए इसको। 80% डिस्काउंट का मतलब ये है कि आपको बस कोड यूज़ करना है JIB80, और ये कोर्स आपको मिल रहा है 4800 का, जिसमें आपको चारों सब्जेक्ट्स डिटेल में पढ़ाए गए हैं। रिकॉर्डेड वीडियोस मिल रही हैं, अपने पेस पर पढ़िए। कंसेप्चुअल क्लासेस मिल रही हैं, नोट्स मिल रहे हैं, फुल लेंथ मॉक टेस्ट भी हैं, यूनिट वाइज मॉक टेस्ट भी हैं, और जस्ट बिफोर द एग्जामिनेशन लाइव क्लास भी मिल जाएगी। तो ये फ़ायदा है ना कि आराम से आप पहले अपना पढ़िए और फिर हमारे साथ पढ़िए इन द क्लास इटसेल्फ। सो इफ़ यू आर परचेजिंग द कोर्सेज, इस समय आप इंडिविजुअली परचेज भी कर सकते हो अगर आपको इंडिविजुअली कोई सब्जेक्ट चाहिए। सो इफ़ यू आर प्लानिंग देन प्लीज़ मेक श्योर यू आर डूइंग इट राइट अवे बिकॉज द टाइम इज टिकिंग अवे एंड यू शुड डेफिनेटली गो अहेड एंड प्रिपेयर वेल। थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर बीइंग देयर। अगर ये सेशन आपको थोड़ा भी हेल्प कर पाया तो इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा, दैट प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल, एंड शेयर इट अमंग योर पियर्स एज वेल। और कोई डाउट्स रहते हैं तो यू कैन डेफिनेटली राइट इट इन द कॉमेंट सेक्शन। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग देयर एवरीवन। बाय बाय एंड टेक केयर।